हेलो बच्चों, तो हम आ गए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 6 लेके। और आज हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग। चार्ज्ड रिंग, रिंग मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे लेक्चर नंबर 5 में सीखा था। अब वहां पे जेईवे के टाइप के क्वेश्चंस की बात किए थे, पर ये जो टॉपिक है ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग, ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। सीधा सीधा इसका डेरिवेशन पूछ लेता है 3 नंबर का, या फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछ लेता है। कंपटीशन में भी आता है, पर बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका डिफरेंट वीडियो लेके आया। देखो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बोर्ड का कंटेंट भी आपके सामने एकदम दिखाई पड़े। तो आइए इसको देखते हैं कैसे डील करना है, इसका फॉर्मूला क्या आता है और इस पे अच्छे लेवल के भी क्या सवाल बन सकते हैं। सो माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर वेरी क्यूट सा चैनल फिजिक्स वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग। अब कई लोग को मेरा वीडियो स्लो लगता है, तो वो ऐसा करें कि YouTube में नीचे ऑप्शन देता है स्पीड बढ़ाने का, तो स्पीड में जाके इंटू 2 कर लो। फिर आप देखोगे मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्जिंग, है ना, ऐसे ही होता है, कई बार मैं भी देखता। आइए, तो हमारे पास एक चार्ज्ड रिंग होगी ऐसे। ये हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, खूबसूरत सी रिंग। वाओ सर, इट्स सो ब्यूटीफुल सर, सो ब्यूटीफुल सर। एक खूबसूरत सी रिंग है और इस रिंग पे Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे? ऐसे यूनिफॉर्मली पूरी रिंग पे Q चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, यूनिफॉर्मली, एकदम अच्छे से, एकदम बराबर से। अच्छा, फिर हमने कहा इस रिंग की एक्सिस पे, इस रिंग की एक्सिस पे इसका सेंटर बोल दो O। यहां से मान लो हम ले लेते हैं, कितना ले लें, यहां से x डिस्टेंस दूरी पे इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो टॉपिक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। सेंटर से कितना दूर? x डिस्टेंस दूर। यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। देखो, अगर ये पॉइंट चार्ज होता, अगर ये पॉइंट चार्ज होता, इसका रेडियस r मान लो, इसका रेडियस r मान लो। अगर बच्चों ये पॉइंट चार्ज होता Q, तो बहुत आसान था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। Q से x डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, आपने सीखा है, KQ/x²। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड उससे अवे, और ये नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड इसकी तरफ। मैग्नीट्यूड तो यही होता KQ/x²। अगर ये प्लस होता तो फील्ड ऐसे, माइनस होता तो फील्ड ऐसे, है ना। पर ये बात तब ट्रू थी जब Q पॉइंट चार्ज था। क्या यहां पे Q पॉइंट चार्ज है? नहीं, यहां पे Q एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक एक्सटेंडेड चार्ज है। आप ये भी मत करना कि इस पूरे चार्ज का सेंटर यहां पे है, तो यहां पे Q को रख के यहां पे Q देख लें कि सेंटर से कितना दूर है x, तो KQ/x²। ये भी गलत है, ये भी आप नहीं लगा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में नीचे x² है। ये जो कंसेप्ट था ना कि सेंटर ऑफ मास में सब करते थे हम लोग कि पूरे चीज को सेंटर पे लगा दो, ये तब सही होता अगर E x पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। जब लीनियर होता है ना, तब ये वाला कंसेप्ट समझ रहे हो क्या बात कर रहा हूं। ये जो कंसेप्ट नहीं करते थे हम कि चलो पूरे चार्ज को सेंटर पे मान लें, तब सेंटर से एक्सिस्टेंस दूर KQ/x²। ये तब ट्रू होता अगर E x पे प्रोपोर्शनल होता, बट ऐसा नहीं है, तो ये करना गलत हो जाएगा। तो यार ऐसे सिस्टम के लिए क्या करें? पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, ऐसे चार्जेस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम इसमें वो इंटीग्रेशन वाली पूरी कहानी को समझेंगे। इसका बहुत ही आसान इंटीग्रेशन मैं कराने वाला हूं, देखना। मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया, नन्ही सी छोटी सी प्यारी परी, यहां छोटा सा, और बोला इस छोटे से एलिमेंट के पर चार्ज है dq। इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज dq। मान लेते हैं ये एलिमेंट इस जगह से स्मॉल r डिस्टेंस दूरी पे है। क्या ये एलिमेंट पॉइंट चार्ज जैसा होगा? छोटा सा चार्ज है, तो ये तो पॉइंट चार्ज हो गया, यानी dq कैन बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज, यानी dq पे वो फॉर्मूला वैलिड होगा। तो dq की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? अवे फ्रॉम द चार्ज, ऐसे हो जाएगी। छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड dE।
डी क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ऐसे पॉजिटिव से अवे, और ई की जगह मैंने बोला डीई, छोटे से चार्ज की छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पर ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब एक बात बताओ, इस डी की वैल्यू कितनी होगी? अब तो हम पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, के चार्ज कितना है डी क्यू, और उससे कितना डिस्टेंस दूर है स्मॉल आर का स्क्वायर। ये इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से देखो तो इसके दो कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं, एक एक्स में जा रहा, एक वाई में। इसको कह देते हैं एंगल थीटा। तो बच्चों ये एंगल भी हो गया थीटा। तो डी का इधर कंपोनेंट आया डी ई कॉस थीटा, जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा, और डी का इधर कंपोनेंट आया डी ई साइन थीटा। ऐसा सब क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये पॉइंट चार्ज का है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पे फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में से एक छोटा सा चार्ज देख लो तो ये तो पॉइंट चार्ज जैसा है, हाँ, तो इस पे फॉर्मूला वैलिड है, ये तो पॉइंट चार्ज जैसा है, तो इसके लिए के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। फिर मैंने कहा चलो इस एंगल को थीटा मान ले, तो ये एंगल थीटा, डी का एक कॉम्पोनेंट डी कॉस थीटा, एक डी साइन थीटा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एक्स में होगी कुछ वाई में होगी। मैं उधर उसको मिटा लूं, नोट करें इतना। देखो, देखने में तो लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में होगी वाई में होगी, पर सच्चाई ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स में आएगी, वाई में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? जिस तरह से एक डी क्यू यहां लिया है, वैसे ही एक सिमेट्रिकल डी क्यू यहां सोचो, इसके जस्ट अपोजिट। इसकी वजह से डीई ऐसे बनेगा, उस डी का कॉस थीटा इधर आएगा और उस डी का साइन थीटा इधर, तो डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। यानी इस वाले एलिमेंट का, डी क्यू एलिमेंट का जो ये कंपोनेंट बन रहा है डी साइन थीटा, उसको यहां का एक एलिमेंट, एक और डी क्यू, इसके जस्ट मिरर कह लो, इसके सामने वाला वर्टिकली अपोजिट, इसके अपोजिट वाले का जो डीई बनेगा ऐसे, देखो इसका डी ऐसे बनेगा, उसका डी कॉस थीटा तो इधर ही रहेगा, पर उसका डी साइन थीटा ऐसे, यानी डी साइन थीटा कैंसिल। देखो यहां से मैं बना के मिटा दूंगा इसको, ठीक है? ये देखो, ये डी बनेगा भाई, ये थीटा तो ये थीटा तो ये थीटा, तो डी कॉस थीटा और ऊपर जाएगा डी साइन थीटा, तो इसका डी साइन थीटा, इसका डी साइन थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मिटा दे, डी कॉस थीटा तो ऐड हो जाएगा, इसका डी कॉस थीटा इसी के साथ है। अच्छा, इसी तरह से बच्चों हर एक कंपोनेंट के लिए जब आप देखोगे डीई, तो हर एक कंपोनेंट का साइन थीटा वाला टर्म उसके सामने वाला कैंसिल कर देगा, हर एक कंपोनेंट का। जैसे मान लो यहां एक कंपोनेंट है, अच्छा अब ये देखो पूरी कहानी आ गई ना, इसको 2D में समझना पड़ेगा। ये मान लो ये अपना रिंग है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे रिंग है और ये एक्सिस है। तो मान लो एक चार्ज यहां डी क्यू देखा, एक डी क्यू यहां, इस डी क्यू की वजह से डी ऐसे, इस डी क्यू की वजह से डी ऐसे, ये डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, ये तो सेम डायरेक्शन है, डीई डी। देखो यहां ये रिंग है, ये डी क्यू, ये डी क्यू, इस डी क्यू की वजह से डी ऐसे, इस डी क्यू की वजह से डी ऐसे। अब देखो डी कॉस थीटा ऐड हुआ, डी साइन थीटा कैंसिल, यानी हर डी क्यू के अपोजिट में एक डी क्यू होगा जो डी साइन थीटा को कैंसिल मरवा देगा। जैसे यहां से एक डी क्यू देखो, कहीं से भी, यहां से ये एक डी क्यू, इसके जस्ट अपोजिट में एक डी क्यू होगा यहां, ये डी कॉस थीटा ऐड हुआ, डी साइन थीटा कैंसिल। समझ में आ रहा है? ऐड कैंसिल, तो डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं डीई साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ ईच एलिमेंट डी क्यू इज कैंसिल्ड बाय द डीई साइन थीटा ऑफ ऑपोजिट एलिमेंट डी क्यू। बोलो लैंग्वेज समझ में आई? अंग्रेजी थोड़ी खराब मेरी। ऑपोजिट एलिमेंट, हर डी क्यू का जो डी साइन थीटा है वो उसके अपोजिट वाला उस डी साइन थीटा को कैंसिल। जैसे ये डी कॉस थीटा ऐड हुआ, डी साइन थीटा कैंसिल। अच्छा एक चीज ये भी समझो कि कोई भी कंपोनेंट लो, कोई भी यहां से, सबके लिए डिस्टेंस आर होगा, सबके लिए एंगल थीटा होगा। जरा 3D में इसको इमेजिन करो, कोई भी कंपोनेंट, मैं इसको ऐसे बना के दिखाता हूं एक बार, ऐसे, कई किताबों में ऐसे भी बना होता है। देखो यही कहानी तो है, इसको ऐसे भी तो समझा जा सकता है, हाँ कि ना भाई? ऐसे समझा जा सकता है कि नहीं?
तो यहां से आप लोगे, यहां से आप लो, यहां से डिस्टेंस बताओ स्मॉल आर, यहां से डिस्टेंस बताओ स्मॉल आर, यहां से डिस्टेंस स्मॉल आर, कहीं से भी लो, डिस्टेंस सब जगह से आ रहा है यार। और एंगल की बात करें हम, एंगल तो ये थीटा, ये एंगल थीटा, सारे कंपोनेंट का एंगल थीटा ही आना है। क्यों थीटा आना है, ये चीज समझ फील आ रही है, आर आर, इसी में समझाते हैं क्यों थीटा आना है। देखो ऐसे समझो, फॉर ईच डी क्यू, एक काम करो इसको ऐसे जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा, रेडियस आर। फॉर ईच डी क्यू आर आर एक्स रिमेन्स सेम, यस दैट्स ट्रू, आर आर एक्स सब सेम। देखो कोई भी डी क्यू लोगे उसके लिए रेडियस तो वही रहेगा, यहां मान लो डी क्यू लिया, उसके लिए भी इसका रेडियस यही है, उसके लिए भी एक्स डिस्टेंस सेम है, और यहां से डिस्टेंस तो स्मॉल आर ही होगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। भाई ये ऐसे है ना, और ये एक्सिस है, तो यहां से डिस्टेंस मान लो 1 मीटर, तो ये भी तो 1 मीटर, ये भी तो 1 मीटर। भाई ऐसे रिंग, मैंने ऐसे देख लो, ऐसे रिंग, और ये पॉइंट है, ये ऐसे रिंग और ये पॉइंट, इसी को तो ऐसे रखा, तो सभी जगह से डिस्टेंस तो इसका सेम आएगा ना। ये आर ऐसे ऐसे, कौन जैसा सोचो, यही तो कहानी है कौन जैसी। ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, हर जगह से डिस्टेंस आर आर ही होगा, है? सब जगह के लिए एक्स भी सेम है, समझ में आ रहा है, आर आर आर, इसी को ऐसे ले लिया, आर आर आर, सबके लिए एक्स भी सेम है और सबके लिए रेडियस भी सेम। तो अगर आर आर एक्स फिक्स हो गए तो थीटा भी तो सेम हो जाएगा यार, ट्रायंगल ही फिक्स हो गया। अच्छा, सबके लिए थीटा भी सेम है। अब हमें क्या करना है, हमें हर डी क्यू का डी ई कॉस थीटा जोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर डी क्यू का डी साइन थीटा तो उसके अपोजिट वाला कैंसिल मान रहा है। तो हर डी क्यू काटते जाओ, डी क्यू काटते जाओ, डी क्यू काटते जाओ, और सभी डी क्यू का डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जोड़ दो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सम ऑफ, यानी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डी ई कॉस थीटा ड्यू टू ऑल कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट का, और इस डायरेक्शन में होगी अपनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी श्योर होगी। इसको निकाल लेते हो, डी ई की वैल्यू बोलो, डी ई के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, के डी क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, सही है। अब मुझे ये बताओ, क्या के कांस्टेंट है, बिल्कुल। क्या स्मॉल आर भी कांस्टेंट है, बिल्कुल। भाई इन डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू लोगे, सबके लिए स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ रही है, सेम, तो ये भी बाहर आ गया। क्या थीटा भी कांस्टेंट है, थीटा भी सबके लिए, सारे कंपोनेंट के लिए थीटा भी क्या आएगा, सेम, तो कॉस थीटा भी बाहर आ गया। क्या बात है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, कितना आसान इंटीग्रेशन फील हुआ। सबके लिए थीटा क्या हो गया, कांस्टेंट, आर आर एक्स भी क्या है, कांस्टेंट। कोई भी एलिमेंट लो, उसके लिए एक्स की वैल्यू सेम, उसके लिए आर की वैल्यू सेम, उसके लिए थीटा की वैल्यू सेम, ये एंगल जो बनेगा, भाई ये तीन चीज सेम हो गई तो एंगल तो सेम हो गई। तो मैंने कहा कि के भी कांस्टेंट, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट, कॉस थीटा भी कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, डी क्यू इंटीग्रेट करना है, एक डी क्यू एक डी क्यू एक डी क्यू एक डी क्यू एक डी क्यू, सारे डी क्यू को जब इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो टोटल चार्ज आ जाएगा कैपिटल क्यू। इसी चार्ज को तो छोटे छोटे डी क्यू में तोड़ा है, सारे डी क्यू को जोड़ दिया तो क्यू आ गया, तो खत्म कहानी, यहां से क्यू बाहर, के क्यू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इज द आंसर। आसान, के क्यू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। नोट करो इतना, पर ऐसे लिखते नहीं है अभी, और इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, यहां तक नोट कर लो, के क्यू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। समझ में आया, के बाहर आर स्क्वायर बाहर, कॉस थीटा भी बाहर, क्योंकि सबके लिए थीटा सेम तो कॉस थीटा सेम, और डी क्यू का इंटीग्रेशन डी क्यू डी क्यू डी क्यू लिख लिया। ये मिटा लूं मैं, अब यहां से बातें लिख ली हैं, डी साइन थीटा सबका कैंसिल हो रहा है, क्लियर है, मिटा रहे हैं, ओके। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं डेरिवेशन को, ठीक है, वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं। हम ई नेट निकाल रहे हैं, के क्यू कॉस थीटा, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्स बराबर आर, बोले सही है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो गया के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। ध्यान से देखो अगर इस ट्रायंगल को, तो क्या स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। यहां देखो एंगल 90 डिग्री है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 अंडर रूट, यानी आर की जगह हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं।
सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन जो किताबों में मिलता है, के क्यू एक्स अपॉन आर की जगह आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 और पावर 3 भी है तो ओवरऑल हो जाएगा 3/2। भाई इसकी जगह रखोगे आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर हाफ इंटू 3 पावर करेंगे 3/2। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन for electric field due to a charged ring on the axis of ring at a distance x from the center of ring। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द रिंग आती। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ये डेरिवेशन आ सकती है एग्जाम में। आसान है, आसान है, ये समझ में आया। आर स्क्वायर तो आर इज इक्वल से पावर हाफ आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर हाफ इंटू 3 3/2। नोट कर लें इसको, पॉज करके नोट करें, मिटाला जाए इसको, पॉज करके नोट कर लें, मिटा रहे हैं। ओके, अब इस एक्सप्रेशन से थोड़ी हम छेड़खानी करेंगे, थोड़े हम खेल करेंगे। आइए, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये बोर्ड में आता है तो आई विश आपको ये याद हो जाए। फिर से ई नेट एक्स के अलॉन्ग रहा कितना, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। आइए इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया जाए। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि सेंटर ऑफ रिंग पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये तो आपको मैंने पहले भी सिखा रखा है कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अगर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर पे फील्ड हमेशा जीरो होगी। सेंटर पे रखे हुए चार्ज पे फोर्स भी जीरो होगी, क्योंकि फील्ड ही नहीं है तो फोर्स कैसे बनेगी, बताइए ना बात। तो डेफिनेटली सेंटर पे जीरो आना चाहिए। और देखते हैं, वेरीफाई करते हैं सही है कि नहीं। सेंटर पे फील्ड जीरो आएगी कि नहीं, इसकी वजह से ऐसे होगी, इसकी वजह से ऐसे होगी, इसकी वजह से ऐसे होगी, इसकी वजह से ऐसे 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 सब कैंसिल होगी। एट सेंटर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। भाई साहब x ये था ना, तो सेंटर पे आते आते x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। x ऐसे ही तो बढ़ रहा है, x की वैल्यू जीरो पुट करते ही ई नेट जीरो आ गया, तो बात तो सही थी, मतलब एक्सप्रेशन जो आया है सही। तो सेंटर पे ई नेट जीरो है, समझ में आया, सेंटर पे x की वैल्यू जीरो। दूसरा बात करते हैं कि एट इंफिनिटी क्या होगा। एट इंफिनिटी क्या होगा, तो इंफिनिटी पे जाओगे तो x की वैल्यू टेंड करने लगेगी इंफिनिटी को। भाई नीचे कोई चीज इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, ऊपर भी इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा इंफिनिटी के केस के लिए। एक काम करो, पहले सुनो, आसान केस लेते हैं, आसान केस लेते हैं। इफ x इज मच मच ग्रेटर देन a, पहले ये केस ले लो, फिर इंफिनिटी वाला बहुत प्यार समझ में आएगा। x इज मच मच ग्रेटर देन a, मान लो x a नहीं, रेडियस r इज मच मच ग्रेटर देन रेडियस r, मतलब रिंग ऐसे है और x बहुत दूर लिया है, बहुत दूर। वहां से देखोगे तो रिंग ऐसी दिखेगी, छोटी सी पॉइंट चार्ज जैसी दिखेगी। जरा सोचो, अगर x रेडियस से बहुत बड़ा हो जाए, यहां मेरे पास रिंग है, यहां 1 किलोमीटर दूर से इसको देख रहे हैं, तो वहां से क्या ये रिंग दिखाई पड़ेगी? 1 किलोमीटर दूर से क्या हाथ में कुछ चूड़ी लिए हो तो दिखाई पड़ेगी? सर ये चूड़ी कहां से आई नहीं दिखाई पड़ेगी ना, चूड़ी की जगह एक पॉइंट दिखेगा। तो इतनी दूर से ये रिंग नहीं दिखने वाली ना। अगर x बहुत दूर चला जाए तो रिंग थोड़ी ना दिखाई पड़ेगी, यहां से जो देखेगा ऐसा लगेगा कोई पॉइंट चार्ज है, पूरा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों नहीं दिखेगा। तो देखते हैं ऐसा सच हो रहा है कि नहीं, पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं। आओ इसको हम यहां पे रोकने की कोशिश करते हैं। ई नेट इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन, अब अगर x r से बहुत बहुत बड़ा है तो r स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर के सामने जीरो हो जाएगा, हाँ या ना। अगर ये कंडीशन है तो एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर विल बी नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ओनली। आर बहुत छोटा है, इतना बड़ा, एक्स बहुत दूर है, 1 किलोमीटर, आर की वैल्यू मान लो 1 मीटर, इतनी बड़ी, 1 किलोमीटर सामने कुछ नहीं। नीचे ये टर्म जीरो हो जाएगा करीब करीब, ये बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, सो विल बी लेट विद एक्स की पावर 3। बोला सही है, ये तो पूरा एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, इंटू 3/2, 2 कैंसिल, एक्स की पावर 3। सो ई नेट आने लगेगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। क्या बात है, पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करने लगा कि नहीं, है ना। तो यही हमने कहा था कि पॉइंट चार्ज जैसा दिख रहा है, तो उसने कहा हाँ दिख रहे हैं। हमने कहा पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव भी करो, उसने कहा कर रहे हैं। सो इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक, बिहेव्स लाइक
पॉइंट चार्ज। फील्ड आ गया। कब होगा? जब x r से बहुत बड़ा है। अब इंफिनिटी वाला केस ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहां तक हो गया ना, x r से बहुत बड़ा था तो ये फॉर्मूला। अब x मान लो इंफिनिटी तक जा रहा है, भाई इंफिनिटी तक जाएगा तो r से तो बड़ा होगा ही होगा। ये वाला केस यूज कर सकते हैं कि नहीं? आ रहा है भाई, x अगर इंफिनिटी तक चले गए तो x r से तो बड़ा होगा ही होगा ना। ये केस सीधा सीधा यूज कर लें। यहां x को करीब करीब इंफिनिटी रखोगे तो e नेट 0 आने लगेगा है? बोलो समझ में आया? यानी सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है बीच में कहीं बढ़ेगी। ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसे उठेगा फिर गिर जाएगा, शुरू में भी 0 लास्ट में भी 0। ये फील हुआ? मैंने बीच में ये क्यों कराया समझ में आया? कि सेफ फॉर्मूला मिल जाए। मैंने कहा x r से बहुत बड़ा है तो r स्क्वायर x स्क्वायर सामने 0 तो x स्क्वायर इंटू 3/2 टू कैंसिल x की पावर 3। मैंने कहा ये है k³ बाई x स्क्वायर। फिर मैंने कहा x अगर इंफिनिटी है तो r से तो बहुत बड़ा होगा ही होगा है। अब r से बहुत बड़ा होगा तो ये वाला फॉर्मूला सीधा यूज किया, इसमें इंफिनिटी रखा e नेट 0। तो e शुरू में भी 0 है, लास्ट में भी 0 है, बीच में कहीं बढ़ेगा। क्लियर है? अब इसका ग्राफ भी बनाते हैं। चलो इतना नोट कर लो, फिर इसका ग्राफ करते हैं। इसका ग्राफ बनाते हैं, नोट कर लें। अब पता नहीं क्या पता रास्ते में कांस्टेंट रहे, कहीं पे बड़ा भी है कि नहीं, देखा जाए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मिटा दें। ओके, तो ये भी बात समझ में आई कि बहुत दूर से देखने पे एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पॉइंट चार्ज जैसा दिखता भी है और बिहेव भी करता है। इसी रिंग को बहुत दूर से देखा तो पॉइंट चार्ज दिख रहा था। पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए था? k³ बाई x स्क्वायर। आया कि नहीं आया? खूबसूरती फिजिक्स की। अब मान लो हम एक सवाल ले लेते हैं, सवाल के थ्रू इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं। एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर अ यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग, चार्ज ले लो उसके ऊपर q, रेडियस ले लो r, फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that E net is maximum। मतलब ये पता लगाना है कि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे मैक्सिमम है, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट E मैक्सिमम, ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ ऑफ E वर्सेस x। चलो इस क्वेश्चन के अंदर ये सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट E नेट इज मैक्सिमम। आओ सॉल्व करते हैं। भाई E नेट की वैल्यू कितनी आ रही थी? E नेट की वैल्यू आ रही है k/q(x) अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। यही आ रही, ऐसे जा रहा है, ये है x और यहां पे E नेट हम निकाल लें। अच्छा, हमसे कह रहा है E नेट को मैक्सिमम करना है। क्या करना है? मैक्सिमम। तो बच्चों जब E नेट को मैक्सिमम करना होगा, कैसे मैक्सिमम होगा? पढ़ा है हमने, y मैक्सिमम कब होता है? जब dy बाई dx 0। यहां वेरिएबल क्या है? वेरिएबल x है, रेडियस कांस्टेंट, k कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट। तो y मैक्सिमम तब होता है जब dy बाई dx 0। यानी E मैक्स करने के लिए हमको de बाई dx को 0 करना पड़ेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये ध्यान से देखो, uv वाले फॉर्म में है, uv का डिफरेंशिएशन याद है आपको? uv का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे हम? u बाई v का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? नीचे लिखते थे v स्क्वायर, ऊपर हम क्या करते थे पहले? v du बाई dx माइनस, नीचे लिखते थे v का स्क्वायर, सब 11 की चीज है। ऊपर हम लिखते थे v du बाई dx माइनस u dv बाई dx। पहले नीचे वाला लेते थे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते थे, माइनस ऊपर वाले को लिखते थे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते थे। आइए यही चीज यहां पे लगाएं, डिफरेंशिएशन करते हैं। KQ को तो बाहर ही उठा लो यार, इसको बाहर उठा लो। चलो x बाई इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, ये तो कांस्टेंट, इसको क्या डिफरेंशिएट करोगे? इसको देखो। तो सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर किया तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर, यानी ये बचेगा। नीचे v स्क्वायर होता है ना, ये v है, u बाई v, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बचेगा। फिर v इंटू du बाई dx, तो इसको लिया मैंने
आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया v इंटू डी यू बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस u डी बाई डी एक्स, यू लिया ये और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3/2 बाहर आएगा, पावर एक कम हो जाएगी, यही तो होता है डिफ्रेंशिएशन, n x माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, इसमें से 1 माइनस करोगे तो 3/2 माइनस 1 कितना बचेगा 1/2, है ना, पावर एक कम 3/2 बाहर आया, फिर पावर एक कम होगी 3/2 माइनस 1, 3 माइनस 2 1/2, फिर अंदर जाके इसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई पूरी कहानी, के क्यू को मैंने बाहर ले लिया। अब देखो इससे हमारे पास क्या सामने आ रहा है, ये क्लियर हो गया, u बाई वी का वी स्क्वायर वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी यू बाई डी एक्स, पहले v को लिखा, नीचे वाले को ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, फिर ऊपर वाले को लिखा, नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया, पहले मैंने नीचे वाले लिखा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, फिर ऊपर वाले को लिखा और नीचे वाले को डिफरेंशिएट। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को आइए सॉल्व करने की कोशिश करें। सो यहां से हमारा ये टर्म उधर जाके 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, तो वी आर लेफ्ट विथ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 0। यहां से देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन हो जाएगा, ये क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा की पावर 1, इसमें देखो 1 इंटू 1 प्लस 2 सॉरी प्लस, देखो यहां से जब ये बाहर उठाओगे हाफ तो ये तो बचेगा, अंदर जाएगा, इसमें देखो पावर जुड़ जाएगी 3/2 माइनस ये तो पूरा चला गया बाहर, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 है या तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता भाई, रूट ऑफ स्क्वायर, ये कैसे 0 होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, नॉट पॉसिबल। ये तो तभी 0 होगा जब x भी 0 हो, r भी 0, r 0 तो रिंग है ही नहीं, ये तो तभी 0 होगा जब ये भी 0 ये भी 0, रूट यही तो लिखा है ना, हाफ का मतलब क्या हुआ अंडर रूट, तभी 0 होगा जब r भी 0, r 0 मतलब रिंग है ही नहीं, r 0 मतलब रिंग, तो ये तो नहीं, तो ये वाला होना चाहिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 2, यानी x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r बाई रूट 2। यस, दिस इज द आंसर। x की इस वैल्यू पे प्लस में भी माइनस में भी, मतलब आगे भी और पीछे भी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों तरफ होगी, इस तरफ भी r बाई रूट 2 पे मैक्सिमम, इस तरफ भी r बाई रूट 2 पे मैक्सिमम। क्लियर है, डिफरेंशिएट करना था सिंपल, मिटा रहे ओके। अगला पार्ट हमसे पूछा है कि कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई की मैक्सिमम वैल्यू, तो ई की मैक्सिमम वैल्यू कब है, जब x की वैल्यू r बाई रूट 2 है, कोई भी रख दो, प्लस या माइनस, प्लस वाली रख दो, दोनों सेम आएगी वैल्यू, के क्यू x की जगह r बाई रूट 2, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, बोलो सही है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, और यहाँ x की जगह r बाई रूट 2। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो के क्यू आर बाई रूट 2, नीचे क्या बन रहा है, ये 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3r स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2। कैसे किया जाए इसको, एक काम करते हैं, पूरे पे पहले रूट ले लेते हैं, तो ये हाफ वाली कहानी खत्म हो जाएगी। सो के क्यू आर बाई रूट 2 और पूरे पे रूट ले लो, अंडर रूट 3r स्क्वायर बाई 2 का होल क्यूब। अब थोड़ा आसान होगा, के क्यू आर बाई रूट 2 अपॉन, अब r स्क्वायर बाहर आएगा r और क्यूब लग जाएगा, तो एक तो हो गया r क्यूब, यहां से बाहर आएगा r और क्यूब, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 है ना, तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 और एक रूट 3 बचेगा, नीचे रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 का क्यूब है ना। अब मैंने क्या किया, पावर हाफ को पहले रूट में लिख लिया, आर स्क्वायर बाहर आया r का क्यूब लग गया, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 3 बना, एक रूट 3 बचा, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 खत्म, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, r से ये r स्क्वायर बन जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विथ के क्यू, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 के क्यू
अपॉन 3√3r²। ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E। E maximum is 2kq upon 3√3r²। Value of such x such that E net is maximum, so x की वैल्यू है +-r/√2। दो आंसर तो हो गए। ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ E वर्सेस x। इसको मिटा रहे, ग्राफ ऑफ E वर्सेस x, आखिरी पार्ट सवाल का। आइए बनाते हैं। ये मान लीजिए चार्ज रिंग है। ग्राफ ऑफ E वर्सेस x मैंने लेक्चर नंबर 4 में आपको सिखाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर में। E और x देखो इस तरफ तो बहुत आसानी से बन जाएगा। आपको मैंने बता रखा है कि x जब 0 है तब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है सेंटर पे, x जब इनफाइनाइट हो रहा था तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, और x जब +r/√2 है तो E कैसा है, मैक्सिमम। यानी जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे E 0 है, वहां पे भी जाके 0 हो जा रहा है, बीच में मैक्सिमम। ऐसा कुछ बनेगा। ये 0 एग्जैक्टली कब होगा, इन्फिनिटी पे जाके, ठीक है। तो ऐसे बना दिया, पैरेलल कर देंगे लाइंस, मीट एट इन्फिनिटी। इसको पैरेलल कर दो ताकि इन्फिनिटी पे जाके ये 0 हो। ठीक है, ऐसे। अच्छा, ये इस तरफ बन गया। इस तरफ ना ग्राफ नीचे बनाया जाता है किताबों में, जो अच्छी किताब होंगी। कई ऊपर बना रहे तो गलत कर रहे हैं, कई लोग बना ही नहीं रहे। पहले तो ये कहाँ पे है, ये x की वैल्यू +r/√2, और यहाँ E की वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम। E की वैल्यू कितनी है, 2kq अपॉन 3√3r²। हाँ, तो बात हो रही थी कि यहाँ पे जो ग्राफ बनता है नीचे, क्यों। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप y में प्लॉट कर रहे हो, समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। तो बच्चों इस तरफ, जैसे ये है चार्ज रिंग, चार्ज रिंग के जब तुम इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो ऐसे होगी, और इस तरफ देखोगे तो ऐसे होगी, है कि नहीं, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यार अगर इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव मान रहे हो तो इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव नहीं मानोगे। यही तो सिखाया था लेक्चर 4 में, E वर्सेस x ग्राफ में, कि जो पीछे जा रही है उसको नेगेटिव, और E है किस एक्सिस पे, y एक्सिस पे। पहले समझो, हमने कहा जो आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पॉजिटिव, तो पीछे वाली को नेगेटिव लेना पड़ेगा। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी, इस तरफ नेगेटिव होगी। तो भाई यहां E है किस एक्सिस पे, y। तो इस तरफ देखो x एक्सिस के ऊपर बनाया, क्योंकि इस तरफ E पॉजिटिव था, और इस तरफ E क्या होना चाहिए, इस तरफ E नेगेटिव होना चाहिए, <0, पीछे जा रहा है। तो यहां पे हम ये नेगेटिव चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे बना के। तो इसी ग्राफ को ऐसे बना दिया। अब ये परफेक्ट हुआ। ये कौन सी वैल्यू है, ये है -r/√2। क्लियर है। तो ये इसका ग्राफ बन के सामने आएगा। तो यहीं पे हम इस लेक्चर को रोकते हैं। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। पढ़ाई करते रहें, अच्छे से करते रहें, जबरदस्त करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।